इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ड्यूट्रॉन का स्पेक्ट्रा। ड्यूट्रॉन और हाइड्रोजन को देखेंगे कि इनमें क्या क्या अंतर होता है। इसके बाद हम रिडबर्ग कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखेंगे जब न्यूक्लियस का मास फाइनाइट हो। तो यहाँ दोनों केसेस के लिए एच अल्फा लाइन जो कि बामर सीरीज की फर्स्ट लाइन है, उसके लिए दोनों केसेज के लिए वेवलेंथ का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे। तो दो वेवलेंथ के एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाएंगे, उन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस निकालने के बाद वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद एक्सपेरिमेंटल वैल्यू लिखेंगे कि वो जो वेवलेंथ है उनकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कितनी थी, वहाँ डिफरेंस निकालेंगे और देखेंगे कि थ्योरेटिकली जितनी वैल्यू आती है वो एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई हो जाती है। तो यहाँ इस तरीके से ये थ्योरी का प्रूफ भी हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ जो ड्यूट्रॉन है ये हाइड्रोजन का आइसोटोप है। आइसोटोप का मतलब क्या है कि सेम जेड है, एटॉमिक नंबर। सेम जेड का मतलब कह सकते हैं आप सेम इलेक्ट्रॉन, और चूंकि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होंगे तो आप कह सकते हैं सेम प्रोटॉन। इनके नंबर आपको सेम मिलेंगे। तो हाइड्रोजन क्या था? हाइड्रोजन एटम था एक प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर और बाहर एक इलेक्ट्रॉन। तो ड्यूट्रॉन में कितना अंतर है? ड्यूट्रॉन में इलेक्ट्रॉन उतना ही होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन आपको मिलेगा और इसके साथ साथ यहाँ न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होगा और एक न्यूट्रॉन होगा। तो इन दोनों के एटम में क्या डिफरेंस होगा? इन दोनों के एटम में डिफरेंस जो होगा वो न्यूक्लियस के मास का होगा। दोनों सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम है तो दोनों का स्पेक्ट्रा सेम होना चाहिए। अगर न्यूक्लियस के मास का इफेक्ट ना हो और रिडबर्ग कांस्टेंट को हम कहें कि न्यूक्लियस के मास पर डिपेंड नहीं करता है अगर, तो दोनों का स्पेक्ट्रा सेम होना चाहिए। लेकिन स्पेक्ट्रा सेम नहीं है, वेवलेंथ में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो वो किस वजह से है कि न्यूक्लियस का मास डिफरेंट है। तो ये दो न्यूक्लियन है, यहाँ पर एक न्यूक्लियन है, तो इसके न्यूक्लियस के मास को मैं कह सकता हूँ md और इसके न्यूक्लियस के मास को मैं कह सकता हूँ mh। तो ये मास ऑफ न्यूक्लियस है। तो इसका न्यूक्लियस का मास md और इसका न्यूक्लियस का मास mh। अभी जहाँ जहाँ यूज करेंगे वहाँ हम इसे लगा सकते हैं। और जो ड्यूट्रॉन का न्यूक्लियस है उसमें दो न्यूक्लियन है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, जिनके मास ऑलमोस्ट सेम है और यह सिर्फ प्रोटॉन है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा ट्वाइस mh। तो यहाँ हम आगे देखते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट का एक्सप्रेशन क्या है। जो रिडबर्ग कांस्टेंट है जो पहले हाइड्रोजन एटम के लिए इनफाइनाइट मास करके निकाला था R इन्फिनिटी, वो था इतना me4/8ε0² CH3। और जब हमने न्यूक्लियस के मास को फाइनाइट माना था, या कह सकते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट फॉर फाइनाइट मास ऑफ न्यूक्लियस। इसकी वैल्यू थी RZ। जो हमने किया था तो m की जगह कितना हो गया था? ये हो गया था μe4/8ε0² CH3। और ये कितना था? म्यू था आपका mm/m+m और यहाँ me4/8ε0² CH3 था इंटू ये कितना था? m/m+m। या RZ की वैल्यू कितनी आ रही थी? ये आ रही थी R इन्फिनिटी अपॉन 1+m/m। यहाँ यही लेना, ये अलग अलग दो केस के लिए लेंगे। हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन एटम के लिए अगर लें तो RH कह देता हूँ इसे। ये कितना हो जाएगा? R इन्फिनिटी इनफाइनाइट मास वाला तो इलेक्ट्रॉन के मास पे डिपेंड करता है, उसमें कोई मतलब ही नहीं है चेंज होने का, सारे यूनिवर्सल कांस्टेंट हैं। तो R इन्फिनिटी दोनों के लिए सेम होगा 1+m जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बट न्यूक्लियस का मास
हाइड्रोजन का लगेगा यहाँ पर रिडबर्ग कांस्टेंट। अब अगर रिडबर्ग कांस्टेंट में निकालूँ किसके लिए, ड्यूट्रॉन के लिए, तो ड्यूट्रॉन का हो जाएगा आर डी कह सकते हैं इसे हम, तो हो जाएगा आर इन्फिनिटी अपॉन 1 प्लस एम अपॉन एम डी। अब यहाँ ये दोनों देखिए अलग अलग इनके रिडबर्ग कांस्टेंट है, इनसे हम वेवलेंथ या वेव नंबर के एक्सप्रेशन को लिखेंगे। तो वेव नंबर कितना होता है, वेव नंबर होता है 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू आर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, जहाँ ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ तक है, ट्रांजिशन है आपका n2 से n1 में। फॉर एच एल्फा लाइन, ये एच एल्फा, एच का मतलब हाइड्रोजन, अल्फा बीटा गामा स्टार्ट हुई पहली लाइन। ये नाम ऐसा क्यों दिया, नाम ऐसा इसलिए दिया, सबसे पहले जो खोज हुई वो बामर सीरीज की खोज हुई, वो इसलिए क्योंकि बामर सीरीज विजिबल रीजन में है, तो विजिबल रीजन वाली ही पहली खोज हुई, उसकी पहली लाइन को दे दिया नाम एच अल्फा, दूसरे को एच बीटा, दूसरे को एच गामा। तो ये बामर सीरीज की फर्स्ट लाइन है। बामर सीरीज होती जब फाइनल लेवल 2 होता है, और उसकी फर्स्ट लाइन होगी जब 3 से 2 में ट्रांजिशन होगा। तो इसका मतलब n2 इक्वल टू 3 से कहाँ ट्रांजिशन है, n1 इक्वल टू 2 में ट्रांजिशन है। तो यहाँ 1 अपॉन लैम्डा दोनों के लिए लिख देंगे। तो पहले इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू आर, n1 कितना है 2 है, तो 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 9, तो यहाँ कितना हो जाता है, ये आर हो जाता है, ये हो जाता है 9 माइनस 4 अपॉन 36, या इसे कह सकता हूँ r इंटू 5 अपॉन 36, और लैम्डा कितना हो जाएगा, लैम्डा इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो लैम्डा की वैल्यू मैं यहाँ लिख देता हूँ, लैम्डा की वैल्यू है 36 अपॉन 5r। अब अलग अलग केस में कह देते हैं, अगर मैं कहूँ कि वेवलेंथ किसकी, हाइड्रोजन के लिए, तो लैम्डा h की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 36 अपॉन 5RH। और अगर मैं कहूँ लैम्डा किसके लिए, ड्यूट्रॉन के लिए, तो लैम्डा डी कितना था, 36 अपॉन 5RD। एक प्रीवियस वीडियो में R को डिफाइन किया हुआ जब हमने न्यूक्लियस के मास को फाइनाइट किया था, कहाँ से, इनफाइनाइट से। तो जब हमने न्यूक्लियस के मास को इनफाइनाइट से फाइनाइट किया था तो R की वैल्यू कम हो गई थी। जब R की वैल्यू कम हो गई थी तो लैम्डा की वैल्यू इंक्रीज हो गई थी। इसका मतलब जितना जितना न्यूक्लियस का मास हल्का होता चला जाएगा उतना लैम्डा की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, या कह सकते हैं लैम्डा h कितना होगा, ये ज़्यादा होगा किससे, लैम्डा डी से। तो यहाँ लैम्डा h माइनस लैम्डा डी करेंगे तो लैम्डा h माइनस लैम्डा डी की वैल्यू आ जाएगी 36 अपॉन 5 1 अपॉन RH माइनस 1 अपॉन RD। ये वैल्यू ऊपर से रख देते हैं। RH कितना है, R इन्फिनिटी 1 प्लस एम अपॉन एम एच, और RD कितना है, R इन्फिनिटी अपॉन 1 प्लस एम अपॉन एम डी। यहाँ ये वैल्यू रख देंगे, तो ये वैल्यू रखने के बाद आ जाता है 36 अपॉन 5 R इन्फिनिटी अपॉन 1 प्लस एम अपॉन एम एच माइनस R इन्फिनिटी 1 प्लस एम अपॉन एम डी। अब यहाँ पर देखिए कितना हो जाता है, ये हो जाता है 36 अपॉन 5 R इन्फिनिटी बाहर ले लेते हैं और ये अंदर आ जाएगा 1 प्लस एम अपॉन एम एच माइनस 1 माइनस एम अपॉन एम डी। अभी ऊपर देखा ही था कि जो न्यूक्लियस का मास है वो ड्यूट्रॉन का हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के मास का डबल होता है, तो ये पहले ही था ही, तो यहाँ वो रख देंगे। तो ये हो जाएगा 36 अपॉन 5 R इन्फिनिटी, और यहाँ ये देखिए ये 1 से 1 कैंसिल हो जाता है, तो ये क्या बचता है, m अपॉन एम एच माइनस m अपॉन एम डी। तो ये लेफ्ट साइड में क्या चल रहा है, लेफ्ट साइड में चल रहा है लैम्डा h माइनस लैम्डा डी इक्वल टू कितना होगा, 36 अपॉन 5 R इन्फिनिटी, और ये m अपॉन एम एच, और ये है m अपॉन 2 एम एच, ये हो जाएगा m अपॉन एम एच
माइनस m/2mh, ये हो जाएगा इक्वल टू 36/5r इन्फिनिटी। ये इसका हाफ है तो ये हो जाएगा m/2mh। इनकी वैल्यू रख देते हैं, तो ये वैल्यू रखते हैं, ये हो जाएगा 36/5 इंटू 911.6 एंगस्ट्रॉम इंटू 1/2 इंटू 1/1836। जो प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का मास है वो इलेक्ट्रॉन के मास का इतने 1836 टाइम्स होता है, तो यहाँ ये वैल्यू रख सकते हैं। तो इन वैल्यूज़ को अगर हम कैलकुलेट करें तो जाता है 1.79 एंगस्ट्रॉम। तो हम कह सकते हैं थ्योरेटिकली लैम्डा एच माइनस लैम्डा डी की वैल्यू जाती है 1.79 एंगस्ट्रॉम। इसका कहने का मतलब है जो हाइड्रोजन एटम के लिए एच अल्फा लाइन है और जो ड्यूटेरियम एटम के लिए एच अल्फा लाइन है, उन दोनों की वेवलेंथ सेम ना होकर हाइड्रोजन एटम की वेवलेंथ ज़्यादा होती है। और कितनी ज़्यादा होती है? वो होती है 1.79 एंगस्ट्रॉम। जो इसका एक्सपेरिमेंट था वो था यूरे नाम का साइंटिस्ट ने किया था। तो उन्होंने फाइंड आउट की कि लैम्डा एच कितना है और लैम्डा डी कितना है। लैम्डा एच उन्होंने फाइंड की थी एच अल्फा लाइन की 6563 एंगस्ट्रॉम, और ये लैम्डा डी थी, ये इक्वल टू थी 6561.21 एंगस्ट्रॉम। तो एक्सपेरिमेंट्स के हिसाब से इसको अगर माइनस करें तो लैम्डा एच माइनस लैम्डा डी, तो लैम्डा एच माइनस लैम्डा डी यहाँ से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 97.1 एंगस्ट्रॉम। तो एक्सपेरिमेंटल जो वैल्यू थी 1.79 एंगस्ट्रॉम का डिफरेंस, और जो थ्योरेटिकल वैल्यू है 1.79 एंगस्ट्रॉम का डिफरेंस। जब हमने रिडबर्ग कांस्टेंट को मास ना लेकर वहाँ पर क्या लिया, रिड्यूस मास लिया है, तो दोनों वैल्यू सेम आ जाती हैं। तो एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई हो जाता है ड्यूट्रॉन का स्पेक्ट्रा कि उसमें वेवलेंथ का डिफरेंस क्यों है। थैंक यू।